नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग गुरुकुल एकेडमी की इस पहल का लाभ उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने वायुमंडल के लेयर्स की चर्चा की हुई थी और आज हम वायुमंडल के लेयर्स का थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। और पिछली क्लास में आपने ये सीखा था कि वायुमंडल में 5 लेयर पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो आइए वायुमंडल की लेयर्स का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। वायुमंडल की जो पहली लेयर है वायुमंडल की जो पहली लेयर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और इसी का हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। जो क्षोभ मंडल है वो सतह से औसत रूप से 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है। अर्थ और सतह से औसत रूप से 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की जो लेयर पाई जाती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इन वायुमंडल की लेयर्स का अध्ययन हमको एक क्रम के रूप में करना है। जैसे क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल से कौन कौन से सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली लेयर है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली लेयर है और सतह से औसत रूप से इसकी ऊंचाई, सतह से औसत रूप से इसकी ऊंचाई 13 से 14 किलोमीटर तक होती है। 13 से 14 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि इक्वेटर के ऊपर क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इक्वेटर के ऊपर क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इक्वेटर के ऊपर क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। परंतु ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे अगर हम पृथ्वी में विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे, तो हमको क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी में ध्रुवों के ऊपर से जाएंगे तो यह क्षोभ मंडल हमको 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है क्षोभ मंडल में
कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, मौसमी परिवर्तन की छट, मौसमी परिवर्तन की छट, मौसमी परिवर्तन की छट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ठीक, तो क्षोभ मंडल के अन्य जो नाम हैं उसमें एक परिवर्तन मंडल, दूसरा संवहन मंडल और तीसरा मौसमी परिवर्तन की छट। इसको परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल या मौसमी परिवर्तन की छत क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, थंडरिंग, वर्षा, बादल, थंडरिंग, लाइटनिंग, ओस, तुषार, पाला या कोहरा, ये जितने भी वेदर फिनोमिना हैं या मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं? तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल। ओस, तुषार, पाला या कोहरा क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं, क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं, क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल की किस लेयर में घटित होती हैं, तो आप बताएंगे कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वेरिएशन पाया जाता है। और आपने सीखा कि इक्वेटर के ऊपर वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल लेयर है वो अधिक ऊंचाई तक मिलती है और ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है कम मिलती है। इसका कारण हम लोग आगे सीखेंगे, जब वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे तो ये कारण भी आपको बताया जाएगा कि क्या कारण है कि इक्वेटर के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है और ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। औसत रूप से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 से 14 किलोमीटर तक होती है और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। दूसरा, क्षोभ मंडल का एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। ठीक, और आप जानते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर, ये क्षोभ मंडल की बात हो रही है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम क्षोभ मंडल में
1000 मीटर या 1 किलोमीटर, अगर हम क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊंचाई में जाएं तो तापमान में जो कमी मिलेगी वो मिलेगी हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएं तो तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा, और अगर हम क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई में जाएं तो टेम्परेचर में हमको कमी मिलेगी 6.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे सपोज दैट ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सपोज दैट पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो सतह के तापमान की तुलना में 15 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अगले 1 किलोमीटर और अगर हम ऊपर जाएं तो अगले 1 किलोमीटर पर यहाँ की तुलना में टेम्परेचर पुनः लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस कम मिल जाएगा। तो ये आपको सीखना है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है, और तापमान में कमी किस दर से होती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, या प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, तो आप यही बताएंगे कि सतह क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, या प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई में जाने पर क्षोभ मंडल में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और आप ये जानते हैं कि वास्तव में वायुमंडल का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ऊंचाई के आधार पर नहीं है बच्चों। वायुमंडल का स्ट्रेटिफिकेशन तापमान के आधार पर किया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम सतह से ऊपर की ओर जाए तो सतह से ऊपर की ओर जाने पर जहां तक तापमान में कमी मिलती जाएगी वो हमारा क्षोभ मंडल होगा, और इसके बाद में यदि हम और ऊपर जाते हैं तो फिर तापमान में हमको वृद्धि मिलने लगती है, और यहीं से समताप मंडल की शुरुआत हो जाती है। और समताप मंडल में लगातार रूप से टेम्परेचर में वृद्धि होती रहती है। आपको हम बाद में एक ग्राफ बना करके समझाएंगे। इसके बाद में मध्य मंडल में जाने पर पुनः तापमान में कमी दर्ज की जाती है, और मध्य मंडल से अयन मंडल की ओर जाने पर पुनः तापमान में वृद्धि मिलती है। तो अब आपसे पूछा जाए कि यदि वायुमंडल का जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वायुमंडल का स्तरीकरण है, वो किस आधार पर किया गया है, ऊंचाई के आधार पर किया गया है या तापमान के आधार पर किया गया है, तो आप ऊंचाई नहीं बताएंगे बल्कि तापमान बताएंगे कि वायुमंडल की परतों का विभाजन वास्तव में तापमान के आधार पर किया गया है। जैसे क्षोभ मंडल में जाने पर हमको तापमान में कमी मिलती है, समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि मिलती है, मध्य मंडल में जाने पर पुनः तापमान में कमी मिलती है, और अयन मंडल में ऊंचाई में जाने पर पुनः तापमान में वृद्धि मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्योंकि वायुमंडल की जो लेयरें हैं इनकी ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्दियों में कम हो जाती है। तो जो वायुमंडल की परतों की सतह से ऊंचाई है वो स्थिर नहीं होती है, वो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या मौसम के परिवर्तन होने के साथ ही इनकी ऊंचाई में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आप ऊंचाई को आधार नहीं बताएंगे बल्कि टेम्परेचर को आधार बताएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है। नॉर्मल लैप्स रेट तापमान की सामान्य ह्रास दर इसको कहा जाता है। और जब हम आगे साइक्लोन वगैरह पढ़ेंगे या वायुमंडल में हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे
तो एक आपको लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर और पढ़ने को मिलेगी, जिसे एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। और एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्द्र प्रकार का और दूसरा होता है शुष्क प्रकार का। और आप जानते हैं कि एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाता है, या एडियाबैटिक जो है बेटा रेट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कि अगर कोई भी बॉडी ना तो बाहर से ऊष्मा को ग्रहण करे, ना अंदर से ऊष्मा को ले, और उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो इसी को एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद कर ले, तो मुट्ठी को बंद करने पर हम देखते हैं कि हमारी मुट्ठी का तापमान बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकार से एडियाबैटिक लैप्स रेट है, या एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें सिस्टम को, निकाय को ना तो बाहर से ऊष्मा मिल रही है, ना अंदर से ऊष्मा मिल रही है, बावजूद इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जा रहा है। तो अगर ऊष्मा को ना तो बाहर से दिया जाए, ना अंदर से ऊष्मा को दिया जाए, और उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो इसी को एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। आगे जब साइक्लोन वगैरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। अभी आप नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर को सीखे, तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में जिस दर से तापमान में वृद्धि या कमी होती है, उसी को नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा था कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, और सर्दियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। सर्दियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। सर्दियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है वो उसकी ऊंचाई स्थिर नहीं होती है। मौसम के परिवर्तन के साथ में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। जो पिछला हमने पॉइंट सीखा था कि अगर हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, सपोज दैट हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के द्वारा हम टेम्परेचर को बता रहे हैं, और वाई एक्सिस के द्वारा एल्टीट्यूड, और इसको हिंदी में बोला जाता है तुंगता। इसको हाइट नहीं कहेंगे, एल्टीट्यूड को हाइट नहीं बोला जाता है। और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं कि जब ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जाता है तो इसी को तुंगता कहते हैं। ठीक है, और हाइट के मापन के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई का मापन के लिए हम लोग हाइट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए एल्टीट्यूड शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जहां कहीं पर भी एल्टीट्यूड लिखा हो, तुंगता लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि हम लोग ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई के मापन की बात कर रहे हैं, परंतु इस ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जा रहा है। ठीक है, तुंगता। तो मान लीजिए कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, आप ये जानते हैं।
पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने -100 डिग्री सेल्सियस ले लिया। -100, -80, -80, -60, -60, -40, -40, -20, 0 और 20, 0 और 20। ठीक है, तो सपोज दैट पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हम लोग सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्षोभ मंडल के लिए हमको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्षोभ मंडल के लिए हमको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा बच्चों कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर आप देख रहे हैं तापमान में कमी मिल रही है। पहले औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, फिर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं तो तापमान 0, -20 डिग्री, -40 डिग्री, -80 डिग्री, -60 डिग्री, -80 डिग्री। और क्षोभ मंडल में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके बाद में अगर हम पृथ्वी की सतह में ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होने के बजाय तापमान में वृद्धि होने लगेगी। और जैसे ही तापमान में वृद्धि होने लगेगी हम समझ जाएंगे कि अब हमारा क्षोभ मंडल समाप्त हो चुका है और समताप मंडल की शुरुआत हो चुकी है। ये तथ्य आपको समझना है। दूसरा, जैसे हमने सीखा रीजन आप सीखे कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी क्यों होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी क्यों होती है, इसका रीजन आप सीखे। कारण को सीखने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे पहली बेसिक बात यह है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण के बजाय प्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण के बजाय प्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण के बजाय प्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। यानी कि सोलर रेडिएशन के बजाय हमारा वायुमंडल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है पृथ्वी, और ये सूर्य है सन। यहाँ से जो भी रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर आता है उसको बोला जाता है सोलर रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन आ रहा है ये है सोलर रेडिएशन। और सोलर रेडिएशन आपको याद रखना है हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है। सोलर रेडिएशन हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है, यानी सौरिक विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पृथ्वी की सतह तक आता है। और ये वायुमंडल है तो आप देख रहे हैं कि वायुमंडल हमारा सोलर रेडिएशन के द्वारा गर्म नहीं होता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आता है। और इसीलिए हमारा वायुमंडल एक प्रकार से सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ठीक है, और जब ये सोलर रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर आता है तो पृथ्वी की सतह इस सोलर रेडिएशन के द्वारा गर्म होती है, ऊष्मा ग्रहण करती है। और इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट हीट बजट होता है, उसको भी हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दें कि हीट बजट क्या होता है।
और वास्तव में इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में जो बैलेंस होता है उसी को हीट बजट के नाम से जाना जाता है। हमारी पृथ्वी का जो हीट बजट है वो 51 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 यूनिट हीट सूर्य से आती है पृथ्वी की ओर, तो 100 यूनिट में से पृथ्वी की सतह केवल 51 यूनिट ऊष्मा को ही प्राप्त कर पाती है। बाकी 49 यूनिट जो ऊष्मा है जो कि सोलर रेडिएशन के द्वारा आ रही थी, वो बादलों इत्यादि के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, परावर्तित कर दी जाती है, कुछ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो सपोज दैट कि 100 यूनिट ऊष्मा अगर सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है, तो यह ऊष्मा जब पृथ्वी की सतह में पहुंचती है तो पृथ्वी को केवल 51 यूनिट ही ऊष्मा प्राप्त हो पाती है। इसी 51 यूनिट से पृथ्वी अपने आप को गर्म करती है, अपनी सतह को गर्म करती है, और सतह को गर्म करने के बाद में जो अतिरिक्त ऊष्मा है पृथ्वी ये वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देती है। जो अतिरिक्त ऊष्मा है पृथ्वी ये वापस पृथ्वी अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देती है। तो पृथ्वी के द्वारा परावर्तित इसी विकिरण को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित इसी विकिरण को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, पार्थिव विकिरण। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ये लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है। सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है। और चूंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है, इसलिए जो पृथ्वी का वायुमंडल है इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। सोलर रेडिएशन के लिए तो वायुमंडल ट्रांसपेरेंट है, परंतु टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए वायुमंडल ट्रांसपेरेंट नहीं है। और हमारा जो वायुमंडल है वो इसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सोलर रेडिएशन के द्वारा। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। बुक्स वगैरह में ये लाइन लिखी रहती है कि हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। अब वैसे तो देखने में ये लगता है कि जब ये जो रेडिएशन आता है पृथ्वी की सतह पर वो वायुमंडल को पार करके ये पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन आता है। तो वास्तव में हमारा वायुमंडल गर्म होना चाहिए था सोलर रेडिएशन के द्वारा। पहले वायुमंडल गर्म होना चाहिए था, इसके बाद में पृथ्वी की सतह गर्म होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? इसका कारण ये लिखा हुआ है क्योंकि सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है और ये शॉर्ट वेवलेंथ एक प्रकार से वायुमंडल के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इस सोलर रेडिएशन से जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जो सतह के गर्म होने के बाद में जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो जब अंतरिक्ष की ओर जाती है तो उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। और इसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो आपको एक लाइन इसमें याद रखनी है कि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने ये नोट कर लिया। दूसरा जैसे कभी पूछा जाए कि वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? चालन यानी कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण रेडिएशन, यानी कि हमारा वायुमंडल चालन, संवहन और विकिरण में से किन विधियों के द्वारा गर्म होता है? तो आप बताएंगे कि हमारा वायुमंडल चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों के द्वारा गर्म होता है। चालन, संवहन और विकिरण के बारे में आप जानते हैं कि ये ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं। These are the methods of heat transfer and there are 3 methods of heat transfer: conduction, convection and radiation। कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन मेथड्स के द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यदि चालन विधि से कोई चीज ऊष्मा प्राप्त कर रही होती है तो उसमें मीडियम का होना आवश्यक है।
संवहन विधि से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊष्मा प्राप्त कर रहा है तो उसमें मीडियम का होना आवश्यक है। लेकिन विकिरण क्या है, अगर ये आपसे पूछा जाए रेडिएशन क्या है, तो आप बताएंगे कि यह ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी विधि है जिसमें मीडियम का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मीडियम नहीं होता है, उसी को विकिरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास में हमारे पास में चूल्हा है और चूल्हे में हमने एक लोहे की रॉड को डाल दिया। रॉड का एक सिरा डालते हैं हम लोग और आप देखते हैं कि धीरे 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 वो रॉड पूरी गर्म हो जाती है। ठीक है, हमने जो है किसी सोर्स में, किसी चूल्हे वगैरह में रॉड का एक सिरा डाला, लेकिन धीरे धीरे ये रॉड पूरी गर्म हो जाती है। असल में ये जो रॉड गर्म हो रही है ये चालन विधि से गर्म हो रही है। और चालन विधि में होता यह है कि जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल अपने नजदीकी पार्टिकल को ऊष्मा दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म हो जाता है। ये विधि चालन कहलाती है। ठीक है, संवहन जैसे द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो आमतौर पर संवहन विधि के द्वारा होता है। पानी है, ठीक है, पानी आप जब गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे कि पानी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, यानी पानी की सबसे पहले निचली लेयर्स गर्म होती है। निचली लेयर्स गर्म होती है, हल्की होती है और हल्की होकर के ऊपर जाती है। ठीक है, तो जो लेयर गर्म और हल्की होकर के ऊपर की ओर आई है उस लेयर का स्थान लेने के लिए पानी की ऊपर की ठंडी और भारी लेयर नीचे जाती है। ठीक है, तो गर्म और हल्की लेयर ऊपर आती है और पानी की ठंडी और भारी लेयर नीचे जाती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो सामान्य तौर पर संवहन विधि के द्वारा होता है। और आप जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी को जो भी ऊष्मा मिल रही है, यहाँ पर कोई मीडियम तो है नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है विकिरण। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा रेडिएशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेडिएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला सोलर रेडिएशन और दूसरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से आने वाला विकिरण सोलर रेडिएशन कहलाता है। और इस सोलर रेडिएशन में तमाम प्रकार के कंपोनेंट आप पढ़ते हैं। जैसे सोलर रेडिएशन में गामा किरणें होती है, सोलर रेडिएशन में एक्स किरणें होती है, सोलर रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, सोलर रेडिएशन में विजिबल रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन में इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और सोलर रेडिएशन में रेडियो वेव्स होती है। तो सोलर रेडिएशन में इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रेडिएशन या विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन और रक्त विकिरण, और तीसरा और लास्ट में होता है रेडियो विकिरण या रेडियो तरंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप गामा किरणों से रेडियो तरंगों की ओर आएंगे तो लगातार रूप से जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सोलर रेडिएशन है। और आप जानते हैं कि गामा किरणें और एक्स किरणें वो स्पेस में जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आ रहा है, हम समताप मंडल में ओजोन परत पढ़ेंगे, वो ओजोन लेयर इस अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। जो विजिबल रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ आमतौर पर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। विजिबल रेडिएशन हमें जो है वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन और इसके बाद में रेडियो तरंगे। ठीक है, तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है
वो आमतौर पर लंबी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ आप पढ़ते हैं कि सुरंग से सुरंग के बीच में दूरी, दो क्रमागत सुरंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसको लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। जो सूर्य से रेडिएशन आ रहा है, जो सूर्य से रेडिएशन आ रहा है उसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी कि यहाँ पर दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी कम होती है। लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में दो क्रमागत सुरंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। और ये भी एक आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि सोलर रेडिएशन जो है शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में ही क्यों होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में ही क्यों होता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उससे उतनी ही कम जो है वेवलेंथ निकलती है, यानी कम तरंग दैर्घ्य की तरंगें निकलेंगी। तो चूंकि पृथ्वी की तुलना में सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है। और सूर्य की तुलना में पृथ्वी का तापमान कम होता है, इसलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर और जो वेवलेंथ है उसमें आमतौर पर रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। और इस पूरी जो लेक्चर है अभी तक जो हमने सीखा उसमें से इतना ही सीखा कि हमारा मुख्य रूप से जो वायुमंडल है वो नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। और हमारा वायुमंडल चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों के द्वारा गर्म होता है। और हमारा आपका उद्देश्य ये सिखाना है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी क्यों आती है। ठीक है, तो देखिए तापमान में कमी क्यों होती है इतना सीखने के बाद में कि वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। ठीक है, अब ये वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म हो रहा है। और हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है कि वायुमंडल का जो निचला भाग है वो सघन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल सघन है। यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल विरल है। यहाँ पर वायुमंडल सघन है, यहाँ पर वायुमंडल विरल है। इस बात को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि नीचे से सतह में नीचे से जब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं तो वायुमंडल की सघनता में कमी होती है और विरलता में वृद्धि होती है। तो अब चूंकि हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे वायुमंडल सघन है, तो आप बताइए कि जो पार्थिव विकिरण है या इसके तहत पार्थिव विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा लगातार रूप से अंतरिक्ष की ओर जा रही है वह ऊष्मा सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। और ए पर वायुमंडल ज्यादा सघन है तो ऊष्मा का अधिकतर भाग ए ले लेगा, बची खुची ऊष्मा बी के पास में जाएगी और सबसे कम ऊष्मा सी के पास में जाएगी। और चूंकि ए पर वायुमंडल सघन है, वायु के कण यहाँ पर ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, और यही वाला भाग पार्थिव विकिरण के ज्यादातर भाग को अवशोषित कर लेगा। तो आप ही बताइए ए बी सी इन तीनों बिंदुओं में से टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का होगा, क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा ऊष्मा ग्रहण की है। बी पर जो तापमान है वो ए की तुलना में कम होगा और सी की तुलना में ज्यादा होगा। और सी पर जो तापमान है वो बी और ए दोनों की तुलना में कम होगा। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं कि आपने बुक्स में बहुत पढ़ा होगा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी क्यों होती है, तापमान में कमी होती है। हो सकता है आपको रीजन इसका ना पता हो, तो रीजन आप इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है, और वायुमंडल का जो निचला भाग है वो ज्यादा सघन है। ऊंचाई में जाने पर वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और यही कारण है कि जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का ज्यादातर भाग वायुमंडल के निचले भागों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होगी। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। तो ये मोटी मोटी बातें जो है क्षोभ मंडल के बारे में है। और क्षोभ मंडल के बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है वो समताप मंडल की है बच्चों, समताप मंडल। तो आइए समताप मंडल को देखते हैं। समताप मंडल और क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक ट्रांजिशन जोन पाया जाता है जिसको क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, अब देखिए पृथ्वी, अर्थ और ये लेयर हो गई हमारी क्षोभ मंडल की, ये क्षोभ मंडल की। और क्षोभ मंडल के चारों ओर एक और लेयर पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। अर्थ और ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर और ये पूरा पोर्शन हो गया बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर का। स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो समताप मंडल में पहला पॉइंट आपको ये सीखना है कि समताप मंडल की जो ऊंचाई है या समताप मंडल हमें कहां से कहां तक मिलेगा। तो सामान्य तौर पर 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें समताप मंडल मिलता है। और हम समताप मंडल की शुरुआत को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊंचाई में जाने पर क्षोभ मंडल में तापमान में कमी होती है और जैसे ही ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगे तो हम समझ जाएंगे कि अब क्षोभ मंडल समाप्त हो चुका है और समताप मंडल की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और यह समताप मंडल आमतौर पर 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ये पॉइंट आपको सीखना है। समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इसका रीजन हम आपको आगे बताएंगे कि जहां पर क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है वहीं पर क्या कारण है कि समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, और समताप मंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ओजोन परत का पाया जाना। ओजोन परत या ओजोन लेयर, ओजोन परत का पाया जाना समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ओजोन परत का पाया जाना समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। समताप मंडल में ओजोन परत का पाया जाना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और वैसे तो समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन ओजोन यानी O3 का
सर्वाधिक कंसंट्रेशन, ओजोन O3 का सर्वाधिक कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन O3 का सर्वाधिक कॉन्सेंट्रेशन 15 से 35 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होता है। 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होता है। और आप जानते हैं कि यह ओजोन सूर्य से आने वाली, यह ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक, यह ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है। चूंकि समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस ओजोन की विशेषता होती है, ठीक है। मान लीजिए ये समताप मंडल है और ये सूर्य है, तो यहाँ से जो भी विकिरण पृथ्वी की सतह की ओर जा रहा होता है। और अभी आपने सीखा है कि इस विकिरण में जो सोलर रेडिएशन में गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन और रेडियो तरंगे होती है। तो सोलर रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये जो ओजोन परत है, ठीक है, समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर भाग में ओजोन परत का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है। तो ये जो सोलर रेडिएशन आ रहा है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन समताप मंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। और यही कारण है कि ऊंचाई में जाने पर समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ऊंचाई में जाने पर समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। तो दोनों कारण आप सीख गए कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में क्यों कमी होती है और समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि क्यों होती है। तो आप बताएंगे कि चूंकि समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है और यह ओजोन, जिसे हम ओजोन लेयर भी कहते हैं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। इसलिए समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, कुछ जैसे अगर हम इसको डायमेट्रिकली समझना चाहें तो आप ऐसे समझेंगे कि सपोज देखिए अर्थ है बच्चों, अर्थ के चारों ओर ये क्षोभ मंडल है। ठीक, ये अर्थ है, अर्थ और अर्थ के चारों ओर ये क्षोभ मंडल, पहली लेयर क्षोभ मंडल की है। जो दूसरी लेयर है वो समताप मंडल की है। ये समताप मंडल है बच्चों, समताप मंडल। और समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर सतह में, ठीक है, सामान्य तौर पर 0 से 14 तक क्षोभ मंडल और 15 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। इस समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर
तक वाले क्षेत्र में, यहाँ तक 15 से 35 किलोमीटर तक वाले क्षेत्र में यहाँ पर ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ओजोन समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मिलती है। कुछ मात्रा में ओजोन हमें यहाँ पर भी मिलती है, यानी 15 से 35 के ऊपर भी मिलती है, मतलब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मिलती है। और कुछ मात्रा में ओजोन हमें समताप मंडल के निचले भाग या क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में मिलती है। और ओजोन की एक विशेषता यह है कि जैसे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है, और अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा पृथ्वी पर आता, हम और आप जैसे लोगों के ऊपर पड़ता, और हमें त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां, यहाँ तक कि त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो आप समझिए कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ओजोन लेयर हमें जो है त्वचा कैंसर से बचाती है। तो एक प्रकार से ओजोन हमारे लिए आप कह सकते हैं कि वरदान है। लेकिन यही ओजोन अगर वायुमंडल के निचले हिस्से में पाई जाए तो फिर ये प्रदूषण का कारण भी बनती है। तो ओजोन आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से हानिकारक भी है, एक प्रकार से लाभदायक भी है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि यह पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, और हानिकारक इसलिए है क्योंकि यह क्षोभ मंडल के निचले भागों में प्रदूषण का कारण बनती है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट इसमें जो है बेटा, आपने ये सीखा कि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। जो समताप मंडल होता है, ठीक है, अब जैसे ये क्षोभ मंडल है, पृथ्वी क्षोभ मंडल, और ये पूरा समताप मंडल है, ये पूरा समताप मंडल है, ठीक, ये समताप मंडल। तो जितने भी बादल वगैरह होंगे वो सब क्षोभ मंडल में ही बनेंगे। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की कोई मौसमी गतिविधि घटित नहीं होती है, और बादल वगैरह यहाँ पर सामान्य तौर पर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मंडल है या वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो वायुयान उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है। तो इस केस में आप जवाब देंगे समताप मंडल। जो समताप मंडल है, चूंकि उसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती, यहाँ पर बादल वगैरह नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वायुयान चालकों के लिए या वायुयानों के लिए सबसे आदर्श जो मंडल होता है वो समताप मंडल होता है। लेकिन आपको ये भी सीखना है कि वैसे तो समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन जो विमान होते हैं वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पे ही उड़ते हैं। मतलब विमान ऐसा नहीं है कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर पर उड़ान भरेंगे विमान। आप जानते हैं जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह होती हैं वो 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, और ये जो 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई है ये सामान्य तौर पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा आप कह सकते हैं। और आप जानते हैं एक केस होता है ओजोन डिप्लीशन का बेटा, और कुछ ऐसी रसायन हैं, कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन का कारण बनती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी की सभी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसी सम्मेलन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकल करके आया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि हमें किसी न किसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में और उत्सर्जन में कटौती करनी है। और 16 सितंबर 1987 से यह प्रोटोकॉल प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि 16 सितंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसका मापन डॉप्सन यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखेंगे।
डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसमें सीएफसी के उत्सर्जन और उत्पादन पर प्रतिबंध या कटौती करने की बात कही गई थी। तो सीएफसी आमतौर पर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन में कूलेंट के तौर पर यूज किया जाने वाला एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, रसायन है। और बाद में सीएफसी के विकल्प के तौर पर एचएफसी का प्रयोग किया गया, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया गया। और फिर लेटेस्ट स्टडी ये कह रही है कि जो एचएफसी है, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन है, उससे ओजोन परत को तो उतना खास नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन ये एचएफसी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। तो फिर एचएफसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, एचएफसी को रेगुलेट करने के लिए रवांडा की राजधानी किगाली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और किगाली समझौता सामने निकल करके आया। और पिछले वर्ष 2021 में भारत ने किगाली समझौते को रेटिफाई भी कर दिया है। तो यहाँ पर दो हैं, जैसे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा किगाली प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है और किगाली प्रोटोकॉल या किगाली समझौते का संबंध हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन से है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ओजोन होल या सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता अंटार्कटिका में लगाया गया है। और जो है अंटार्कटिका में इतनी विशाल मात्रा में ओजोन होल के बनने का कारण स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं। और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।